एक सवाल सर मेरा आपसे जुड़ा मार्केट्स को लेकर भी है यहाँ पर कि हम लोग लगातार देख रहे हैं सर, पहले बाजार जो था एक रेंज बाउंड में फंसा हुआ था। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर एक लंबे समय तक यहाँ पे एक टाइम वाइज करेक्शन देखने को मिला। अब बाजार में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है सर। आपके हिसाब से हमने ये भी देखा सर कि सेक्टर्स की वाइज बात करते हैं, यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स में एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली। वहीं एफएमसीजी जो है वो अभी भी एक ठंडे बस्ते में यहाँ पर स्थिति देखने को मिल रही है। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ सर, आने वाले समय के लिए अगर किसी को थीमेटिक या फिर हम लोग के सेक्टर वाइज फंड में जाना हो तो आपके हिसाब से कौन सी आपको लग रहा है कि ये थीम अच्छी है, आने वाले टाइम में एक अच्छा प्रदर्शन कर सकती है? जी। हर्ष देखिए, जैसा मैंने अभी भी कहा कि मार्केट का रुख थोड़ा बदल गया है, चाल थोड़ी बदल गई है। हालांकि डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस के मद्देनजर काफी हद तक फिर से रुझान में आया है और काफी ज्यादा हमने उछाल भी देखा है। बट अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस या एस्केलेशंस धीरे धीरे खत्म हो रही है या सलट रही है, जो कि हमने देखा कि अभी फिलहाल इजराइल और ईरान का सिचुएशन भी ईज ऑफ हो गया, एंड अगर उसी तरह से चलता रहा और सिचुएशंस ईज ऑफ होती रही तो मुझे नहीं लगता कि डिफेंस आगे जाकर भी उसी तेजी से आपको रिटर्न्स देगा। देखिए, वहां पर आपको ये नजर रखनी होगी कि आप किस भाव पर या किस वैल्यूएशन में खरीद रहे हैं। तो बहुत ही महंगे वैल्यूएशन में आपको डिफेंस स्टॉक्स मिल रहे हैं, उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करने के लिए आपको उसी रफ्तार की ग्रोथ लगेगी और उसी रफ्तार की ग्रोथ के लिए आपको रोज एक नया जियोपॉलिटिकल टेंशन लगेगा, जो मुझे नहीं लगता कि अभी आ रहा है। तो वहां पर मेरी सलाह ये रहेगी कि थोड़ा बचकर रहें। जो सेक्टर्स मुझे अच्छे लगते हैं उसमें सबसे बड़ा नाम है बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पेशली एनबीएफसीज, जहां पर आपको गिरते हुए ब्याज दरों का फायदा मिलेगा। एंड मुझे लगता है कि जिस तरह की ग्रोथ हम देख रहे हैं और जिस तरह का पूरा बाजार का रुख है, आई थिंक थोड़ा सा क्रेडिट ग्रोथ अगर और आ जाता है तो फिर आप देखेंगे कि ये सेक्टर्स काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। तो आई एम प्रिटी बुलिश ऑन दैट। बिल्कुल सर, और आपने, बल्कि मैं पूछने ही वाला था आपसे, क्योंकि इस क्वार्टर 4 में जो नतीजे आए बैंकिंग के, और खासकर हम लोग देखें यहाँ पर कि जो छोटे मिड साइज़ जो कंपनियां थी यहाँ पे बैंकिंग की, उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है यहाँ पर। तो आपने पहले ही आंसर दे दिया एनबीएफसी और सर यहाँ पे बैंकिंग सेक्टर को लेकर, फाइनेंशियल्स को लेकर। अच्छा सर, एक चीज़ और मैं पूछ रहा था कि टेक्नोलॉजी फंड को लेकर भी निवेशकों के मन में काफ़ी सारे सवाल हैं सर। तो मैं यही पूछना चाहता हूँ कि हमने देखा जब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ऐलान हुआ यहाँ पे, तो काफ़ी अच्छी खासी यहाँ पे सेल ऑफ देखने को मिला। अब धीरे धीरे स्थिति सुधार रही है, और यहाँ तक कि कई दिग्गज एक्सपर्ट्स का भी यहाँ पे कहना है, ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट भी आ रही है कि अब जो FY26 का Q1 होगा या Q2 होगा, वो आईटी ये स्टॉक्स के लिए या फिर टेक्नोलॉजी के लिए यहाँ पे बेहतर हो सकता है। तो सर, जो निवेशक यहाँ पर, इस तरह के कई सवाल आए कि काफ़ी जो टेक्नोलॉजी फंड से जुड़े हैं वो थोड़ा सा नीचे डाउनफॉल देखने को मिला उनको, क्या वो बने रहें यहाँ पर, क्या थोड़ा सा यहाँ पे, क्या वो यहाँ पर मतलब थोड़ा और ऐड ऑन करें यहाँ पर, अगर वो करना चाहे, स्टेप अप करना चाहे, तो आपकी क्या सलाह रहेगी यहाँ पर? देखिए हर्ष, आई थिंक मेरी राय में फिलहाल टेक्नोलॉजी सेक्टर से या फिर आईटी सेक्टर से पर से निवेशकों को थोड़ा दूर रहना चाहिए। आई थिंक वो एक ऐसा सेक्टर है जहां पर अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। अगर यूएस रिसेशन में जाता है या यूएस की ग्रोथ दर कम होती है, जिसके कि बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं ऐसा हो रहा है यूएस इकोनॉमी में, तो जो सबसे पहला रिडक्शन आता है वो बड़ी कंपनियां सबसे पहला अपना टेक स्पेंड जो है वो उसे कम कर देती हैं, और वहां पर मुझे लगता है बहुत ज्यादा टेक कंपनीज पर दबाव रहेगा। तो जो टेक कंपनीज भारत में है वो मोस्टली सर्विस ओरिएंटेड कंपनीज हैं, वो कोई बहुत ज्यादा इनोवेटिंग कंपनीज नहीं है, वो एनवीडिया जैसी कंपनीज नहीं है, वो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। तो जितना ज्यादा टेक स्पेंड कम होगा उतना ही ज्यादा मुझे लगता है कि भारत की जो टेक कंपनीज है वहां पर असर आने वाला है। तो मेरी राय यही रहेगी कि फिलहाल टेक स्पेस से दूर रहा जाए। उसके साथ साथ एक क्वालिफिकेशन मैं ये देना चाहूंगा कि अगर यूएस में इंटरेस्ट दरें बहुत जल्दी तेजी से गिरती हैं, जिसके भी फिलहाल कोई सूचक नहीं है, पर अगर ऐसा होता है तब शायद से टेक सेक्टर फिर से आकर्षित हो सकता है, आकर्षण में आ सकता है। बट फिलहाल जैसा मैंने कहा, निवेशकों को इस सेक्टर से दूर रहना चाहिए मेरी राय में। ठीक है सर, ये आपने बहुत अच्छे से क्लैरिटी दी सर। अब हम लोग वापस अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और लगातार व्यूअर्स के बहुत बड़ी संख्या में सवाल आए जा रहे हैं यहाँ पे। रिंटू जी सर, आपको थैंक यू भी कह रहे हैं कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने उनके सवाल का जवाब दिया यहाँ पे। सर, मैं यहाँ पे एक और चीज़ समझना चाहता हूँ, क्योंकि सर बात हमेशा ये होती है कि जब भी कोई नए फंड्स आते हैं या फिर कोई भी नई स्कीम आए सर, वो बेसिकली फोकस ये रहता है कि कस्टमर उसके साथ जुड़े और कस्टमर को यहाँ पे फ़ायदा हो यहाँ पर, या फिर सब्सक्राइबर को फ़ायदा हो यहाँ पर। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ सर, जियो ब्लैक रॉक की एंट्री से निवेशकों और खासकर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को यहाँ पर आपको लगता है कि कोई फ़ायदा हो सकता है, निवेशकों के लिए कोई विन विन सिचुएशन हो सकती है, या फिर नहीं, जो तमाम फंड्स हैं
उसमें ही बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पे देखना चाहिए? हर्ष, जैसा मैंने पहले भी कहा प्रोग्राम की शुरुआत में कि किसी जी। भी नए प्लेयर की एंट्री इज अ विन विन फॉर बोथ द इंडस्ट्री एंड द इन्वेस्टर्स। जी। और मुझे लगता है कि जितने ज्यादा ऑप्शंस मुहैया कराए जाए निवेशकों को, उससे उनका फायदा ही होता है। तो चाहे वो जियो हो या फिर वो और भी कोई दूसरा एएमसी हो, अगर कोई नया एएमसी लेकर आता है, और भारत में काफी सारे नए एएमसीज आ रहे हैं, काफी सारे नए एप्लीकेशन सेबी ने अप्रूव किए हैं, और भी बहुत सारे नाम आएंगे आने वाले समय में। और ये जो आंकड़ा है 44 का, ये 44 पे रुकने वाला नहीं है। मुझे लगता है ये 100 को भी पार करेगा आने वाले 1-2 सालों में। तो जितने ज्यादा प्लेयर्स आएंगे उतना ही ज्यादा फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ावा मिलेगा, और उतना ही ज्यादा अच्छा है सभी के लिए। ठीक है सर। अब हम लोग एक और फोलियो ले लेते हैं। सागर पाटिल जी का एक सवाल है, ये कह रहे हैं कि मेरी 20,000 रुपये महीने की 4 एसआईपियाँ चल रही हैं। अभी मेरे पोर्टफोलियो में 16 लाख रुपए का कॉर्पस है। क्या 10 साल में 1 करोड़ रुपए जोड़ पाऊंगा? सागर जी का, पाटिल जी का जो पोर्टफोलियो हम लोग बताए थे, तो देखिए इनके फंड्स कौन कौन से इन्होंने चुने हैं। पारंपरिक फ्लैक्सी कैप फंड चुना है, 5,000 की एसआईपी है। एचडीएफसी मिड कैप फंड है, 5,000 की एसआईपी, और एसबीआई स्मॉल कैप फंड है, यहाँ पे 10,000 की एसआईपी है। सर इन्होंने कोशिश करी है डाइवर्सिफाई करने की। आपको लगता है यहाँ पे फंड का चयन कितना ठीक है? यहाँ पे और कुछ ऐड ऑन करने की यहाँ पे जरूरत है? हालांकि सर फ्लेक्सी कैप में लार्ज कैप का भी स्पेस होता है, लेकिन आपके हिसाब से क्या कमी पेशी है, क्या गुंजाइश है सर यहाँ पर? जी, तो देखिए इनका जो करंट पोर्टफोलियो है 16 लाख का, वो अगर 10 साल का समय अवधि लूं, 12% की दर अज्यूम करूं, तो वो बढ़कर करीब 50 लाख के आसपास पहुंच जाएगा। और जो उनकी 20,000 रुपए की एसआईपी चल रही है, वो 10 साल में करीब 44,80,000 रुपए के आसपास पहुंच जाएगी। तो कुल मिलाकर ये लगभग अपने 1 करोड़ के गोल के आसपास पहुंच जाएंगे। इन्हें एग्जैक्टली उस गोल को अगर अचीव करना है, उसे सरपास करना है, तो इन्हें अपनी एसआईपी को 20,000 से बढ़ाकर 22,000 पर लगाना पड़ेगा, जो कि एक छोटी सी रकम है। और मुझे लगता है कि उससे ये अपने गोल को हासिल कर लेंगे। जहां तक स्कीम सिलेक्शन का सवाल है, एक मिड कैप, एक स्मॉल कैप, दोनों ही अपने श्रेणी की उच्चतम स्कीम्स हैं। बेहतरीन लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस है एचडीएफसी और एसबीआई का, सो ग्रेट स्कीम्स। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप इन्हें ना सिर्फ लार्ज कैप, मिड, स्मॉल, थोड़ा सा और थोड़ा इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन, सब कुछ एक ही स्कीम में पैकेज के तौर पर देता है। तो वो भी बहुत ही उम्दा स्कीम है। आई डोंट थिंक सो यहाँ पर कहीं भी किसी बदलाव की आवश्यकता है। सिर्फ इन्हीं 3 स्कीम पर कायम रहिए, पोर्टफोलियो बहुत शानदार है। ठीक है सर, पोर्टफोलियो बहुत शानदार है, बहुत बहुत बधाई। अब यहाँ पर सर एक सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ना सिर्फ सर यहाँ पे जियो ब्लैक रॉक की बात करें, और भी म्यूचुअल फंड्स की हम लोग बात करें, एएमसीज की बात करें, यहाँ पर सर टीयर 2 टीयर 3 शहरों में सिप को किस तरह से बढ़ावा दिया जा सकता है? यहाँ पे कैसे इसको और आसान बनाया जा सकता है, कैसे गाँवों तक पहुँचाया जा सकता है, इसके लिए क्या करना चाहिए सर? हर्ष, मुझे लगता है कि टीयर 2 और टीयर 3, टीयर 4 सिटीज में अगर हमें सिप को बढ़ावा देना है, तो हमें एक हर्ष नहीं, हमें हजारों हर्ष लगेंगे। हमें एक आपके जैसा चैनल नहीं, आपके जैसे और बहुत सारे चैनल्स लगेंगे। बिकॉज भारत के गलियारों में, गांव कूचों में, हिंटरलैंड्स में अगर पहुंचना है, जी। तो आप जैसे लोगों का, आप जैसे चैनल्स का बहुत ही मुख्य रोल, मुख्य भूमिका है उसके अंदर में। एंड उसी के सहारे पहुंचा भी जा सकता है, बिकॉज आप उनकी भाषा में उनको जो समझ आ सकता है, उस तरीके से आप बात करते हैं, उस तरीके से आप प्रोग्राम को उनके पास ले जाते हैं, निवेश को उनके पास ले जाते हैं। एंड देखिए एमसीज तो आती रहेंगी, पर वो मुंबई में, दिल्ली में बैठकर अपने हेडक्वार्टर्स में चाहे डिजिटल एप्स कितना भी बना दें, जो असली मायने में अलग जगाने का काम होता है, वो आप जैसे लोग ही कर पाते हैं। और उसी की आवश्यकता है। और मेरे ख्याल से जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है वो तभी आ पाएगा। एमसीज, यस, अच्छी बात है, जितनी आए अच्छा है, जितना ज्यादा ये संख्या बढ़े उतना अच्छा है। तो देखिए किस तरह से चलता है। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच फॉर योर काइंड वर्ड्स। लेकिन मैं आपको बताऊं कि आपके बिना सर सब कुछ अधूरा है। आप जैसे एक्सपर्ट जब हमारे साथ जुड़ते हैं सर, बहुत अच्छा अनुभव लगता है, हम भी बहुत कुछ सीखते हैं सर, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो भी बहुत कुछ सीखते हैं सर। तो मतलब सर सबसे पहले तो थैंक्स आपका है सर कि आप अपना कीमती समय निकालते हैं और हमारे व्यूअर्स को संबोधित करते हैं और तमाम तरह की जानकारियाँ साझा करते हैं जो उनके लिए बहुत यूज़फुल होती है।